आप सबको मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से आज हम एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना आए हैं, क्योंकि इस देश के सम्मान में ठेस पहुंचे, इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि देश, इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपको मैं बता देती हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। ये वीडियो जरूरी है सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपको दिखाएगा कि हो क्या रहा है और हमारे यहाँ इतना सुई टपक सन्नाटा क्यों है। शुरू से प्ले करिए। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. So my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading.
it was a very important process we got involved with India and Pakistan. I think convince them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think. We're close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And, you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. क्या आप लोगों ने गिना? एक नहीं, दो नहीं, 9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं। हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है। सुई टपक सन्नाटा है। प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और अब यह बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं। हाल ही में, और यह कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है, अभी की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा है, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया। किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। उसके बाद कल डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिखकर बताया कि उन्होंने 1.5 घंटे चीन से बात करी, ट्रेड पर चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। उसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया, और सही भी है, आमंत्रण से ही जाना चाहिए। बिना आमंत्रण के कहीं पहुंच जाओ तो कोई आपको लेने ही नहीं आता। गए तो थे मोदी जी अभी थोड़े दिनों पहले, उसी दिन 4 लोगों को दरवाजे तक लेने ट्रंप आए थे, मोदी जी को लेने नहीं आए थे। ये असलियत है कि ये देख के दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन हमारी कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया, और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप IMF के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी ADB के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है।
आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनको शादी ब्याह में नाचने के बाद फुर्सत मिली है तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है? और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं? असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं, उस आतंकी मुल्क के नेता को जहां पर हाफिज सईद, जहां पर मसूद अजहर, जहां पर दाऊद इब्राहिम, जहां पर उनका उसामा बिन लादेन मिला था। वो आज महान देश हो गया है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही सांस में ले रहे हैं, हमारे समकक्ष लाके हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। हम उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ये क्लेम था 2014 के पहले कि हमने हाइफनेट कर दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम कोई एक साथ ले ही नहीं सकता था। आज वो डिहाइफनेशन हो चुका है। अमेरिका टर्की से $300 मिलियन की डील कर रहा है, वो टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ असलहे दे रहा था। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी विदेश नीति बिल्कुल चुप बैठी है। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस हमारे बारे में तो कोई ठोस वक्तव्य नहीं दे रहा है, न पाकिस्तान की निंदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके पावर प्लांट्स को रेजरेक्ट करने जा रहा है। और चीन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, वो तो पाकिस्तान का ऐसा हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा। और इसके बारे में चेतावनी सबसे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सालों पहले देश के सदन में दी थी कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने से किसी भी कीमत पर रोकना है, यह घातक होगा। हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कनाडा जैसा देश हमें G7 की इनवाइट नहीं भेजता है। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। और अंत में मुझे एक बात का बहुत दुख है और यह दुख मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहती हूं। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर्स से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरीज से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स से वो मिले हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नॉत्र डेम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? कितने राष्ट्र जहां पर हमारी ये डेलीगेशंस, जहां पे हमारे सर्वदलीय मंडल गए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में उतर के बयान दिया? कितने राष्ट्रों ने पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने की निंदा करी? कितने राष्ट्र आज खुल के हमारे साथ हैं? तो कहां है हमारी डिप्लोमेसी, कहां है हमारी फॉरेन पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी लाल आंखों की लेजर लाइट वाली बनाने में, रीलों में कहीं खो चुकी है। क्योंकि जयशंकर जी की प्राथमिकता,
बाकी मंत्रियों की प्राथमिकता इस सरकार में है लेजर आंखें बनाते हैं, लाल लाल आंखें दिखती हैं, और डिप्लोमेसी उसको कहा जा रहा है। वो डिप्लोमेसी नहीं है, वो रील बनाना है। आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि विश्व के मजबूत राष्ट्र एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हो, एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकी होने की निंदा करें, पाकिस्तान जिस तरह से शरण देता है आतंकियों को, जिस तरह से पनाह देता है, जिस तरह से पाकिस्तान के यहां तमाम टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त किए, उसकी निंदा करें, तो हम उसमें कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े नजर आते हैं। और यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यह हमारी कूटनीति का फेलियर है। असलियत यह है कि हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने, हमारी सेना के वीर शूरवीरों ने तो पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी विफल रही कि वही पाकिस्तान आज घूम रहा है विश्व में और उसका स्वागत किया जा रहा है। और इसका कारण यह है कि जिस विदेश नीति का एकमात्र आधार, जिस विदेश नीति का सिंगल कॉर्नरस्टोन इस देश का राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना होना चाहिए था, उसका सारा ध्येय, उसका सारा फोकस, उसका सारा लक्ष्य एक आदमी की छवि चमकाना और उनके मूल भक्तों से सस्ती ताली बजवाना है। और इसलिए हमारी विदेश नीति विफल हो रही है। सवाल आज यह भी है कि क्या हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के सिंदूर के साथ सौदा किया गया? क्योंकि 11 बार अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह बात कह रहे हैं और बार बार यह कहने के बाद अमेरिका अपने कोर्ट में लिखित हलफनामे में, एफिडेविट में दे रहे हैं कि हमने ऐसा किया, रूस यह मानने को अगर आज तैयार है, तो या तो सरकार खुलकर आए, नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में इसको गलत कहे, या हमें मानना पड़ेगा कि सिंदूर के सौदागर ने सिंदूर के साथ समझौता किया, सिंदूर का सौदा किया। एक और सवाल है, पप्पा ने वॉर रुकवा दी जैसे सस्ते डायलॉग का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की जिस एंगल में फोटो खींची जाती है जब वो विदेश जाते हैं कि लगे कि वो लीड कर रहे हैं और भक्त उसमें खुशी होकर ताली बजाते हैं, क्या इससे हमारे कुछ विदेशी मित्र नाराज हो गए हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच में हम किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार हो गए? क्या हम अभी भी शांत रहेंगे और बाकी राष्ट्र, अमेरिका जैसे देश कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे जो कि हमारा मुद्दा है, हम रिजॉल्व करेंगे? और हमेशा से हमारी पोजीशन रही है। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, तमाम ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तमाम ऐसी एजेंसीज जहां पर हमारी तूती बोलती थी, वो आज पाकिस्तान के लिए बाहें खोलकर खड़ा है। क्या हुआ हमारे प्रभाव को? क्या हुआ हमारी कूटनीति को? क्यों इतने निष्क्रिय हम पड़ गए कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे उनके हीरो बनने को? सवाल यह भी है कि कनाडा ने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया और यह किसकी विफलता कही जाएगी? सवाल यह भी है कि हमारे डेलीगेशन गए, हम अपने राष्ट्र के लिए कितना नैरेटिव बना पाए, क्या माहौल बनाकर हम वापस आए हैं? आज पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की बराबरी हमारे साथ की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अंत में एक सवाल तो पूछूंगी, बीजेपी वालों को बड़ी दिक्कत होती है अगर बड़के पप्पा ट्रंप को कुछ कह दो, वो हमारे लोगों को हथकड़ियां बांध के भेजे, बेड़िया बांध के भेजे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है या इस पर भी चुप रहना होगा? आज प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुनकर हमने आतंकियों को मारा,
हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है और अब आजाद घूम रहे हैं वो। और अब अगर न्यूज रिपोर्ट्स का आप यकीन कीजिए तो उन्होंने इसके पहले 3 और बड़े आतंकी हमले किए थे, उनको जमीन निगल गई, उनको आसमान खा गया, वो कहां चले गए ये किसी को नहीं पता है। और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उनकी इस देश के सामने नजीर नहीं बनेगी, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए सिंदूर के सौदागर से कहना है, अपनी चुप्पी तोड़िए और इस मुद्दे पर बोलिए। हमारी विफल विदेश नीति का दंश हमारा देश, हमारे देश का सम्मान, हमारा वैश्विक गौरव, ये सब सह रहा है। आपके सवालों का स्वागत है जी। Ma'am, you have also questioned about the all-party delegation. Yesterday, Mr. Jairam Ramesh has also tweeted that the welcome which they have received was very lukewarm. But on the other side, it's your own Congress members who are stating that these meetings were were being done in a very positive manner. In fact, yesterday only Mr. Shashi Tharoor led delegation have met J.D. Vance. So are you not satisfied because your own members who were a part of this delegation are saying that these are very positive meetings which they held? When you represent the country overseas, you are restrained. When you represent the country overseas, there are many things that you want to say, but you cannot say. They may not be able to say it, but we certainly can, and we will question. What is the question we are raising? That these delegations went overseas. It is a complete failure of our foreign policy to not be able to get them a single meeting with people of consequence. How many countries after these delegations visited those countries have spoken in our favor, have issued statements? How many countries that we visited have denounced Pakistan? I mean, we go to Kuwait and Kuwait the very next day lifts a 19-year-old ban on Pakistani visas. How is that okay? And will these questions not be raised? I mean, it's all right for mainstream media to say that all is hunky-dory, but a lot of these people who have come back and said we were ambassadors overseas, we could not have said a lot of things, but back home in India, we will question. And the one big question we are asking is that some of these delegations, in fact, most of these delegations were made to meet people of Indian origin overseas. They were made to address people of Indian origin in Indian embassies and high commissions. How about addressing your own parliament? You don't want to call a session there, but you want to address Indians overseas. I mean, what kind of double speak is this? And what have we achieved? But I don't just want to single out the foreign delegation bit. I have highlighted a string of policy failures owing to the complete collapse of our foreign policy and for which India is having to pay a huge price. और कोई सवाल इस पे या किसी अन्य मुद्दे पे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस बात को कवर करिए क्योंकि विदेश नीति का विफल होना हमारे देश के गौरव का, हमारे देश के सम्मान पर एक बहुत बड़ी ठेस है। आपका सवाल है? ओके, यहीं पे पूछ लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू वन ऑन वंस। मैं आज सुओ मोटो पर ही बोलूंगी, सिर्फ सुओ मोटो पर। अगर सुओ मोटो पर आपका सवाल है तो आप यहीं पे ले लीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।